हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान विषय के इस चैप्टर ध्वनि यानी कि साउंड के पार्ट 12 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और ये आज आपकी समरी वीडियो है जिसमें हमने जो कुछ भी इस चैप्टर में सीखा है उसको आज हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो से हम सीखते हुए आए हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो जल्दी से सोचिए, ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि यानी कि साउंड जो एक ऊर्जा की फॉर्म में होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है जो जब ट्रैवल करते हुए माध्यम के कणों से हम तक पहुंचता है तो वो एक सेंसेशन हमारे कानों में डालता है, यानी कि एक संवेदन उत्पन्न करता है जिससे हम ध्वनि को सुन पाते हैं। पर ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? ध्वनि की उत्पत्ति होती है एक वस्तु के कंपमान होने से। जैसे हमने ये जितने भी तरीके हैं इनसे ध्वनि की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन हमने ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क को पढ़ा था, ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में देखा था, ऐसे यू आकार की। और इसके दोनों सिरे, जैसे ये वाला सिरा अगर है ये इधर की तरफ कंपन कर रहा है तो ये भी इधर की तरफ, फिर ये ऐसे ऐसे अपनी मीन पोजीशन जो माध्य स्थिति थी उसके इधर उधर आगे पीछे मतलब दाएं बाएं कंपन करते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये एक्सपेरिमेंट भी देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे टेनिस की बॉल है, इसके पास अगर हम लेकर आते हैं जो वो कंपन होते हैं वो वहां से ऊर्जा को स्थानांतरित कर देते हैं। किसमें? इसमें, यानी कि तब हमें पता चलता है अच्छा वो जो कंपन थे उसमें ऊर्जा थी, तभी हम बता पा रहे कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, अब पार्ट 2 वीडियो में हमने देखा था कि ध्वनि संचरित। अभी हमने ये देख लिया कि ध्वनि एक ऊर्जा है, लेकिन वो हमारे, जैसे मैं अगर कुछ कह रही हूँ मेरे से, वो जो, जैसे मैं हूँ, मेरा ये जो वोकल कोड है ये यहाँ पे कंपन करता है, यहाँ से जो आवाज बाहर निकल रही है वो किसी और तक कैसे पहुंचेगी? कंपन करती हुई वस्तु है, जैसे मैंने कहा ये वोकल कोड है, यहाँ से ध्वनि आगे कैसे बढ़ेगी? माध्यम से। ठीक है, माध्यम यानी कि जो पदार्थ हमारे चारों ओर होता है। तो जनरली ऐसे होता है कि ये वस्तु कंपन करती है और जो माध्यम के कण हैं आपस में, वहां से ये ऊर्जा को उन तक देती है। फिर ये अपनी संतुलन, जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क था, अपनी संतुलन अवस्था के इधर उधर दाएं बाएं कंपन कर रहा था, वैसे ही जो आगे के कण होंगे वो भी इस तरीके से अपनी संतुलन अवस्था के इधर उधर इस तरीके से कंपन करेंगे और इस प्रकार से ध्वनि आगे बढ़ेगी। ठीक है, ध्वनि को क्या हम तरंग मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे तरंग में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, आप तालाब में एक पत्थर फेंकिए तो आपको ऐसे स्पाइरल से, मतलब ऐसे गोल गोल से ऐसे दिखेंगे वृत्तीय रूप में, तो उससे हमें पता चलता है कि तरंग है वो। तो वहां पे भी माध्यम के कण द्वारा निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न होती है, और सेम ऐसे ही ध्वनि में भी यहाँ पे हमने देखा कि यही काम हो रहा है माध्यम के कणों द्वारा, और इसीलिए हम ध्वनि को भी तरंग मान सकते हैं। तो ध्वनि को कौन सी तरंग बोलते हैं? यांत्रिक तरंग, क्योंकि ये माध्यम के कणों पर डिपेंड करती है। जो भी तरंग माध्यम के कणों पर डिपेंड करती है उसको हम कहते हैं यांत्रिक तरंग। फिर हमने पार्ट 2 वीडियो में ये देखा था कि वायु में ध्वनि तरंग जब चलती है तो क्या-क्या चीजें उत्पन्न होती है। आपको याद आ रहा होगा कि संपीड़न और विरलन की श्रेणी की उत्पत्ति होती है। ये डायग्राम आपको याद होगा, यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क का ये देखिए, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, जब ये इस तरीके से आगे पीछे तो अपने आगे वाले कण को वो धक्का देते हैं और फिर वहां पे एक ज्यादा दाब वाला क्षेत्र बनता है यहाँ पे, जिसे बोल रहे हैं सी, यानी कि कंप्रेशन यानी कि संपीड़न। फिर आगे जब वो सिरा इधर से वापस इधर आ रहा है, मैं अगर एक सिरे की बात करूँ इसकी, तो वापस जब इधर को आ रहा है तो उनके बीच जो कण है आगे के, उनके बीच में गैप बढ़ जाता है, यानी कि दाब हमारे पास कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं विरलन यानी कि रेयरफैक्शन। ये सी आर उसके हैं। तो संपीड़न में उच्च दाब, विरलन में निम्न दाब, और इसी तरीके से घनत्व भी, अगर ज्यादा दाब है तो ज्यादा घनत्व होगा, कम दाब है तो कम घनत्व। तो ध्वनि जब आगे बढ़ रही है तो दाब और घनत्व के संचरण के रूप में वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब ध्वनि तरंग को क्या हम अनुदैर्ध्य तरंगे कह सकते हैं? यांत्रिक तरंगे दो तरीके की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। सबसे पहले ये करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इससे हमें पता चल रहा था कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन उत्पन्न होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग हम उसे कहते हैं जब जैसे इस तरीके से तरंग आगे की तरफ बढ़ रही है और जो माध्यम के कण है वो भी उसी के दिशा में ऐसे संपीड़न और विरलन बना रहे हैं। कहीं पर ज्यादा दाब है, फिर इधर जब वो आ रहा है, वो जो कंपन करता हुआ कण है वो इधर आ रहा है तो विरलन बन रहा है, जैसे ये सी आर ऐसे। तो अगर वो उसी तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते तो उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं हम। और ठीक ऐसे ही, मतलब ये वाला अनुदैर्ध्य तरंग की डेफिनेशन है, ठीक ऐसे ही हमारा ध्वनि में भी दिख रहा है, ये हमने अभी ऊपर से देखते हुए भी आई ये सब। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? जल्दी से सोचिए। अनुप्रस्थ तरंगे ये होती है कि तरंग अगर चल रही है इस दिशा में तो जो माध्यम के कण हैं वो उसके लंबवत कंपन करेंगे। ठीक है, वो अनुप्रस्थ तरंगे थी। ये अनुदैर्ध्य यानी लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। अब ध्वनि तरंग के कुछ अभिलक्षण होते हैं। ये आपको याद आ रहा होगा कि स्पीकर को आपने किसी टाइम पे सीआरओ जो मॉनिटर था उसकी स्क्रीन से जोड़ा तो आपको ये तरंग का चित्र दिखता है, यानी वेव फॉर्म दिखती है, इसको वेव फॉर्म बोलते हैं। तो इसके आधार पर हम बताते हैं कि ध्वनि के गुण क्या हैं और ध्वनि तरंग के अभिलक्षणों को, क्योंकि ध्वनि कहाँ चल रही है? माध्यम में, मतलब माध्यम
से ही होते हुए वो हमारे कानों तक पहुँच रही है। तो यहाँ पे हम इसको, ये जो सारी की सारी चीज़ें, मतलब ये ग्राफ ये दिखाई दे रहा है, ये ध्वनि तरंग को दिखा रहा है, ठीक है? और वहीं से हम उसके गुणों को दिखा रहे हैं। तो ये उसके माध्यम के कणों का वो है, ग्राफ है, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें थी, जैसे तरंग के लिए श्रंख, क्रेस्ट और ट्रफ होता है, ये जो मैक्सिमम संपीड़न वाला पॉइंट और मैक्सिमम विरलन वाला पॉइंट, तो वैसे ही ध्वनि के लिए हम उसको शिखर और घाटी कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आइए और इन गुणों को याद करते हैं। देखिए कि क्या-क्या थे ये। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या थी, इसको हम लैम्ब्डा से दिखाते थे। सबसे पहले एक दोलन क्या था, जब कोई भी वस्तु जैसे मूल स्थिति से स्टार्ट करी, ये उसकी मूल स्थिति है। यहाँ से ऐसे कंपन करते हुए वापस जब अगली बारी में नेक्स्ट नेक्स्ट टू दिस पॉइंट, कि वो अगली बारी में एकदम इसमें आ जाए, तो वो एक कंपन हो गया या एक दोलन हो गया। जैसे यहाँ से वो स्टार्ट कर रही है, यहाँ से, और यहाँ से चलते हुए वापस यहीं पर आ जा रही है, यहाँ पे, तो एक कंपन हो गया। उसी एक कंपन में उसने जितनी दूरी तय की उसको हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, यानी कि 2 क्रमागत संपीड़न या 2 विरलनों के बीच की दूरी हो गई तरंग दैर्ध्य। इसको हम मीटर में मापते हैं, एसआई मात्रक मीटर है, वैसे सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हैं, और भी जो दूरी के मात्रक होता है। अब आवृत्ति यानी कि न्यू क्या होता है? देखिए, जो वो दोलन होते हैं, हम ये देखते हैं कि प्रति एकांक समय में कितने दोलन हुए। जैसे अगर आप 1 सेकंड बोल रहे हैं, समय का मात्रक सेकंड ले रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने दोलन हुए या कंपन हुए, उसको आप बोलते हैं आवृत्ति। इसे न्यू से दिखाते हैं हम, ठीक है? इसी तरीके से आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, इसे आप कैपिटल टी से दिखाते हैं। अब आवर्तकाल क्या कहते हैं? आप एक दोलन को पूरा करने में जितना टाइम लेंगे, उसे आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति और आवर्तकाल में व्युत्क्रमानुपाती ये रिलेशन होता है। ये कैसे डिराइव, मतलब ये कैसे था, इसके पीछे भी मैंने आपको समझा दिया था। आयाम किसे कहते हैं? ये मूल स्थिति है, इसके ऊपर या नीचे अधिकतम विक्षोभ कहाँ पे है, या अधिकतम दाब या घनत्व, क्योंकि ये ऊपर नीचे क्या दिख रहा है आपको, दाब या घनत्व। ऐसे में दूरी है, लेकिन ऊपर नीचे दाब या घनत्व है। तो ये जो दूरी होती है अधिकतम वाली, ये ऊपर या नीचे की तरफ, ये, ठीक है? ये जहाँ पे ये आप शिखर और ये घाटी बोल रहे थे, वो जो मैक्सिमम पॉइंट है ऊपर या नीचे का, वो आयाम था, ठीक है? अब वेग, वेग क्या होता है? वेग बराबर तो होता है दूरी बट्टे समय। तो यानी कि जैसे आप बोल रहे थे कि एकांक समय में जितने दोलन हुए, 1 सेकंड में जितने दोलन हुए, वो थे आपकी आवृत्ति। ऐसे ही 1 सेकंड में जितनी उस तरंग ने दूरी तय की होगी, वो है वेग। अब दूरी कितनी तय की, कैसे बताएँगे तरंग ने? उसमें संपीड़न, विरलन उसी तरंग में तो मौजूद है ना। तो उस संपीड़न ने, मान लीजिए एक संपीड़न को आप देख रहे हैं कि उसने कितनी दूरी तय की, तो पूरी दूरी तरंग ने भी उतनी तय की होगी, क्योंकि वो जो संपीड़न या विरलन होता है वो उसी तरंग में होता है। तो आप एकांक समय बोलिए, क्योंकि एकांक समय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि समय कुछ भी हो सकता है, समय का मात्रक आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब सेकंड ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, घंटे ले सकते हैं। तो एकांक समय में जितनी दूरी तय की तरंग ने, ठीक है? फिर यहाँ पे एक रिलेशन था v इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, ये वाला न्यू है यानी आवृत्ति, ठीक है? वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति। इसके बाद हमने पार्ट 4 वीडियो में पार्ट 2 सीखा था ध्वनि तरंग के अभिलक्षण का। ये पार्ट 2 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ध्वनि तरंग के अभिलक्षण ही थे, लेकिन हमने नेक्स्ट वीडियो में सीखे थे, तो उसी में इसलिए पार्ट 2 कह रही हूँ। अब तारत्व, पिच, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। कौन-कौन सी चीज़ें हैं ये? आप इसका एग्ज़ाम्पल को याद रखिएगा। जैसे लड़कियों की जो आवाज़ होती है, थोड़ी पतली-सी होती है, वो पतली होती है, लेकिन पतली क्यों कह रहे हैं हम उसको? उसको हम श्रिल बोलते हैं। श्रिल और ग्रेव यानी कि भारी, जैसे लड़कों की आवाज़ होती है, क्योंकि पतली होने, ये आवृत्ति पर डिपेंड करती है। पहली बात तो ये आवृत्ति पर डिपेंड करती है। ऐसा इसलिए होता है, एक तो ये आवृत्ति पर डिपेंड करेगी और एक ये सोर्स पर डिपेंड करेगी। मतलब जैसे लड़कियों की वोकल कॉर्ड से आवाज़ आ रही है, तो उनके सोर्स पर ये डिपेंड कर रही है ना। तो आवृत्ति पर ये डिपेंड करती है। लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो पतली इसलिए होती है क्योंकि वो प्रति एकांक सेकंड में जो इनका ये वोकल कॉर्ड होती है वो कंपन ज़्यादा करता है, और इनका जो लड़के होते हैं उनका आराम-आराम से वो कंपन करता है, इसीलिए वो भारी आवाज़ होती है, ठीक है? जैसे ये वाले में आप देखिए, इस वाले में और इस वाले में, तो आप देखेंगे कि जो आयाम है वो दोनों का सेम है, यानी कि ये वाला और ये वाली ऊपर वाली दूरी या नीचे वाली दूरी। लेकिन अगर आप इसके लिए एक दोलन को देखिए, यहाँ से अगला विरलन ये है, इसमें देखिए कितने सारे दोलन हो गए, इसमें एक ही दोलन हो रहा है। तो इसीलिए ये हो गई हमारे पास निम्न, मतलब ये वाला ज़्यादा आवृत्ति हो गई तो उच्च तारत्व हो गया, और ऊपर वाला आपके पास निम्न तारत्व, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही दोलन हो रहा था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे दोलन हो गए नीचे वाले के लिए, ठीक है? और ये डिपेंड करता है एक और चीज़ पर कि आप, मतलब ये सोर्स से क्या आ रहा है वो तो हमने देख लिया कि ऐसे आ रहा है, आवृत्ति पर डिपेंडेंट है। लेकिन जो इंसान सुन रहा है, उसके मस्तिष्क, उसका मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करेगा उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को, वो भी हम पिच में काउंट करते हैं कि वो भी पिच है। वो समझने के लिए होता है कि वो भी पिच होती है, ठीक है?
अब आवृत्ति डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट पर जिससे वो निकल रही है, लेकिन तारत्व डिपेंड कर रहा है जिसके ऊपर वो पड़ रही है, वो आवाज़। तो हर एक व्यक्ति के लिए मतलब जो आवाज़ होती है उसकी आवृत्ति परसीव करने की क्षमता अलग-अलग होती है कि वो किस तरीके से उसको ग्रहण कर रहा है, ठीक है? अब प्रबलता, प्रबलता तो सिंपल है, जो जितना लाउड है उसको ज़्यादा प्रबल बोल रहे हैं। तो जिससे हमें पता चले कि ध्वनि प्रबल है या मृदु, ये हमें पता चलेगा किससे? ऊर्जा से पता चलेगा, ठीक है? अब जैसे ये वाली अगर आप आवृत्ति मृदु ध्वनि से कह रहे हैं, तो अगर मैंने इसी के लिए अगर यहाँ से इस तरीके से कर दिया, यानी कि इसका आयाम बढ़ा दिया, तो ज़्यादा ऊर्जा दे दी उसको, तो इसका मतलब वो ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। ये फिर मृदु है, वो ज़्यादा अ, प्रबल ध्वनि हो जाएगी, ठीक है? तो यानी कि हमें ये पता चला कि तरंग में अगर हम बोल रहे हैं, तो ऊर्जा ज़्यादा होने का मतलब है आयाम, यानी कि प्रबलता ज़्यादा यानी आयाम ज़्यादा। इसका मात्रक होता है डेसिबल। आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच चलते हैं, तो स्टेडियम में ऐसे लिखा आता है इतने डेसिबल की आवाज़ें आ रही है, क्योंकि जैसे कोई आउट होता है तो फैन्स एकदम से चिल्लाते हैं, तो उनकी जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा लाउड हो जाती है, तो उसको लाउडनेस को मापते हैं, मतलब उसका मात्रक होता है आपके पास डेसिबल, डीबी, ठीक है? अब तीव्रता, इंटेंसिटी, जैसे आपके पास प्रबलता थी, वो भी ऊर्जा से रिलेटेड थी, अब आपके पास जो इंटेंसिटी है यानी तीव्रता, वो भी ऊर्जा से रिलेटेड, लेकिन ये किस ऊर्जा से रिलेटेड है कि एकांक क्षेत्रफल से एकांक सेकंड में कितनी ऊर्जा गुज़र रही है। अब ध्वनि की बात है तो ध्वनि ऊर्जा। एकांक क्षेत्रफल यानी कि जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इसका एरिया मैं अगर मीटर में बोल रही हूँ तो ये 1 मीटर स्क्वायर है। क्योंकि एकांक इसे हम लेना है, 1 सेंटीमीटर में भी ले सकती हूँ तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लूँगी। अब 1 सेकंड में ले रही हूँ, एकांक सेकंड क्योंकि लेना है, तो मैं ये देख रही हूँ इससे कितनी ध्वनि ऊर्जा निकल रही है। ठीक है? तो अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? ये तो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर सोर्स से एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी ऊर्जा जा रही है। तो तीव्रता डिपेंड करती है सोर्स पे। यानी कि किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि तीव्रता और प्रबलता में अंतर क्या है? ये आप सोचेंगे, ठीक है? ये हमने किया हुआ भी है। देखिए प्रबलता जनरली इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि दूसरे के कान कितना तेज़ सुन पाते हैं, यानी कितने संवेदनशील हैं किसी भी आवाज़ के लिए, किसी भी ध्वनि के लिए। तो रिस्पॉन्स ऑफ ईयर साउंड के लिए कितना है? जैसे-जैसे वृद्ध होते हैं तो कानों की संवेदनशीलता की माप जो होती है वो उच्च हो जाती है कि वो ज़्यादा ऊँचा सुनने लगते हैं। ठीक है? तो जो प्रबलता होती है वो डिपेंड करती है किस पे? उस सब्जेक्ट पे, इस तरीके से। अब गुणता, क्वालिटी यानी कि टिम्बर, ये हम तब यूज़ करते हैं कि जैसे अभी हमने पढ़ लिया प्रबलता और तारत्व। दोनों अगर किसी भी ध्वनि के लिए सेम होंगे, तो आप कैसे फ़र्क कर पाएँगे कि दोनों ध्वनियाँ अलग-अलग जगह से आ रही हैं? उसके इस वेव फॉर्म से। जैसे इसको जब आप सीआरओ पे मॉनिटर पर देखेंगे, तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा, तो तब आप अंतर कर पाते हैं कि ये ऐसे है। वैसे तो जैसे अगर हमारे सामने गिटार जैसे पीछे अगर कहीं पर बज रहा हो गिटार और या वायलिन, तो हम पहचान पाते हैं कि क्या है, क्योंकि समय के साथ हमें पता चलता है अच्छा ये गिटार है, ये वायलिन की आवाज़ है। वरना हम मॉनिटर से उनकी तारों को जोड़कर ये देख सकते हैं, मतलब मॉनिटर पे कि कैसा वेवफ़ॉर्म किसका है, तब हमें पता चल जाता है कि इस था गिटार, ये था वायलिन। ठीक है? ये हम चीज़ सीख चुके हैं। तो गुणता का उपयोग करते हैं क्वालिटी, इससे याद रखिएगा, या टिम्बर से, कि विभिन्न म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बीच में मेनली अंतर करते हैं वेव फॉर्म पर, इसकी निर्भरता होती है, यानी तरंग आकृति पर। उसके बाद हमने ये देखा था पार्ट 6 वीडियो में कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल किन-किन बातों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो ये माध्यम पर डिपेंड करेगी। ध्वनि की चाल यानी कि आप वेग कहें, तो हमने ये देखा था कि ये न्यू लैम्ब्डा था। v इज़ इक्वल्स टू ये क्या था? आवृत्ति, और ये था तरंगदैर्ध्य। तो ये इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता ये वेग, ये डिपेंड करता है क्योंकि माध्यम पर, जिसमें ध्वनि चलेगी, ताप, ठोस पर सबसे ज़्यादा, द्रव पे सबसे ज़्यादा, मतलब द्रव पे उसके बाद, और फिर गैस में उसके बाद। ताप पर डिपेंड करता है, जैसे आपने देखा होगा कि उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर इतनी चाल थी, तो ये जब ताप बढ़ जाता है तो जो चाल थी वो भी बढ़ जाती है। ठीक, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का परावर्तन। जैसे प्रकाश भी परावर्तित होता है ठोस या द्रव की सतह से, वैसे ही ध्वनि भी उसी माध्यम में वापस लौटती है, यानी परावर्तित होती है। और परावर्तित होती है तो उसके नियम होंगे, उनका भी पालन करेगी। ठीक है? बस ध्वनि के परावर्तन के लिए एक मुख्य कंडीशन ये होती है कि बड़ी अवरोधक सतह होनी चाहिए जिससे कि वो परावर्तित होकर वापस आए। ठीक है? ये हमने एक एक्सपेरिमेंट था कि यहाँ पे आपने एक घड़ी ऐसे कुछ चार्ट पेपर से बनाया था और फिर ये परावर्तित हो रही थी। ठीक है? यानी परावर्तन के नियमों का पालन कर रही थी। ठीक है? ये आपके पास परावर्तक सतह थी। पार्ट 7 वीडियो में हमने ध्वनि के परावर्तन से रिलेटेड 2 घटनाएँ देखी थी। एक था इको और एक था रिवर्बरेशन, यानी कि अनुरणन। ये प्रतिध्वनि, ये अनुरणन। अब
प्रतिध्वनि किसे कह रहे थे कि कोई भी बड़ी सी चीज़ है जैसे दीवार, पहाड़, वहाँ से मूल ध्वनि जा रही है और परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। उसके लिए कुछ शर्तें भी होती है। अनुरणन क्या होता है कि किसी बड़े हॉल में ध्वनि है, आप कुछ बोल रहे हैं और वो बार-बार परावर्तित होकर वहीं पर ध्वनि रह जा रही है, परसिस्ट हो रही है, ध्वनि निर्बंध हो रहा है, तो उसको अनुरणन कहते हैं, ठीक है? अब स्पष्ट प्रतिध्वनि की शर्तें थी, एक तो मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में इतना टाइम गैप होना चाहिए, टाइम का गैप, ये हमने देखा था कि यही क्यों होना चाहिए। फिर स्पष्ट प्रतिध्वनि अगर सुननी है, देखिए प्रतिध्वनि लेकिन स्पष्ट, आप उसमें अंतर कर पाएँ, इतने का टाइम गैप होना चाहिए और न्यूनतम दूरी आपकी अवरोधक से, जिससे वो टकरा कर वापस आएगी, वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद अनुरणन कभी-कभी हानिकारक भी होता है, क्योंकि ध्वनि अच्छे से सुनाई नहीं देती, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ऐसे पदार्थों का वहाँ पे यूज़ करते हैं जो ध्वनि को अवशोषित कर लेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद आपने इसी परावर्तन के प्रयोगों में देखा था कि अगर बार-बार बहुल परावर्तन हो रहा है तो उसके उपयोग क्या हैं? पार्ट 8 वीडियो में हमने देखा था। सबसे पहले ये आपको याद आ रहा होगा मेगाफ़ोन हॉर्न, यहाँ पे ध्वनि को एक ही दिशा में भेजने के लिए आप मतलब बार-बार यहाँ पे देखिए इस तरीके की नली थी और वहाँ पे ऐसे बार-बार परावर्तन हो रहा था। ऐसे ही स्टेथोस्कोप था, वहाँ पे भी डॉक्टर इस तरीके से आपके हृदय के पास लगाते तो वहाँ से आपकी धड़कन उनके कानों तक बार-बार इस नली से परावर्तित होकर आप तक पहुँच जाती है, ठीक है? फिर उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि कॉन्सर्ट हॉल है, सम्मेलन कक्ष है, वहाँ पर आप छतों को वक्राकार बनाते हैं, समतलाकार क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हर एक भाग तक समान रूप से ध्वनि पहुँच जाए, इको ना हो इसलिए। मतलब प्रतिध्वनि वाली जो चीज़ है कि वहीं पर बार अच्छे से लोगों को सुनाई दे पाए, इसीलिए वो वक्राकार बनाई जाती है। और वक्राकार ध्वनि पट्टों का भी प्रयोग होता है कि जो बोल रहा है उसके पीछे ऐसे ध्वनि पट्ट लगा दिया जाए ताकि परावर्तित होके ध्वनि सब तक आराम से ढंग से पहुँच जाए। अब सर श्रव्यता का परिसर पार्ट 9 वीडियो में हमने देखा था रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कि कोई मनुष्य है वो सब आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकता है, वो कुछ ही आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बीच की होती है। केवल हम उन्हीं आवृत्ति को अच्छे से यानी कि सुन सकते हैं, ठीक है? 20 हर्ट्ज को हम बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। अब 20 हर्ट्ज से ये तो हमारे पास मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है, जिसे ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, याद कीजिए, यानी कि इस 20 हर्ट्ज से कम, उसको कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक साउंड वेव या इंफ्रासाउंड। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वालों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है? या अल्ट्रासोनिक वेव्स भी उसको कहते हैं। अब आपको ये याद करना है कि कुछ जंतुओं का भूकंप से पहले परेशान होने में कौन-सी तरंग में हमने ऐसा पढ़ा था, कौन-सी ध्वनि में ऐसा पढ़ा था हमने कि जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। राइनोसेरस है, गैंडा, व्हेल, हाथी, वो कौन-सी ध्वनि को उत्पन्न करते हैं इनमें से? फिर उसके बाद डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइस, चूहे कौन-सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? या मैंने आपको बताया था तो याद कीजिए। अब श्रवण सहायतक युक्ति, ये हमने पार्ट 9 वीडियो में ही देखा था। श्रवण सहायक युक्ति वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको सुनाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, बैटरी से ये चलती है और ऐसे इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। कैसे, मतलब ये स्टेप्स हमने सीखे थे। जैसे एक माइक्रोफ़ोन होता है जिसमें आवाज़ जाती है जो विद्युत संकेतों में उस ध्वनि को परिवर्तित करता है। एम्पलीफायर उसको बढ़ा देता है, स्पीकर के पास भेजता है और स्पीकर उन जो विद्युत संकेत थे उनको वापस ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है ताकि जो व्यक्ति है वो अच्छे से उसको सुन पाता है। ठीक है? अब एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, सबसे पहले बहुत जगह पर इसका यूज़ होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में जैसे जहाँ तक जिन भागों की सफाई अगर हमें करनी है, अवयव हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक अवयव, जहाँ तक हमारा हाथ अच्छे से नहीं पहुँच सकता है, जिन तक पहुँचना कठिन होता है, वहाँ पर हम करते हैं। जैसे धातु के ब्लॉक में दरार दोषों का पता लगाने में कि ऐसे आप भेज रहे हैं, बीच में दरार आ गया तो ये परावर्तित हो जाएगी। वापस मतलब इस डायरेक्शन में वापस ऐसे आ जाएगी। ऐसे जा रही थी, इस तरीके से जा रही थी, यहाँ पे कुछ मिला तो ऐसे परावर्तित वापस हो गई। तो हमें पता चल गया कि कोई दरार या दोष है। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे ईसीजी में इकोकार्डियोग्राफी, हृदय का प्रतिबिंब बनाने में इसका उपयोग होता है। पराध्वनि संसूचक के रूप में अल्ट्रासोनोग्राफी में, जैसे कि अगर आपको पथरी का पता करना है, जैसे पित्ताशय है, वहाँ पे कोई पथरी है तो उसका पता करना है, क्योंकि वहाँ पे अगर जैसे ही ऊतकों की घनत्व में चेंज हुआ, वहाँ से परावर्तित होगी पराध्वनि और फिर मॉनिटर पर आप देख सकते हैं उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है? अल्ट्रासोनोग्राफी के बहुत सारे उपयोग हैं। ये गुर्दे में जो छोटी पथरी होती है उसको बारीक कणों में तोड़ने के लिए पराध्वनि तरंगों को भेजा जाता है शरीर के अंदर ताकि वो उनको तोड़ पाए। उसके बाद हमने देखा था चमगादड़ अपना खाना यानी कि अपने लिए शिकार किस तरीके से ढूँढता है, इन्हीं तरंगों को जनरेट करके, और ये एक टेक्नीक थी सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये टेक्नीक थी
जिसका उपयोग करके हम समुद्र के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड जगहों पर कुछ भी चीज़ है, उसकी दूरी कितनी है, उसका भी पता लगा सकते हैं, उसका वेग कितना है, इन सभी सभी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो आगे आपके लिए क्विज़ है, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं। तो इस चैप्टर को आप रिवाइज़ करते रहिएगा। अभी के लिए थैंक यू।